स्कूलिंग टाइम से मतलब सारे फ्रेंड्स सब बोलते थे यार तू कुछ अलग करना, कुछ अलग करना। मैं मुंबई आई और बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैं आई थी। 3 मंथ का एक टाइम पीरियड लिया था। रात को 3:30 बजे वो एक मेरे लिए मैजिक था। 3:30 मुझे कॉल आया बालाजी टेलीफिल्म से। मम्मी ने सही कहा था कि मेरा एमएमएस बन जाएगा, मेरे साथ में ऐसा होगा। मैं क्यों आ गई? मैं बस अपने प्रेयर करे जा रही थी, गॉड प्लीज़ 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 इस बार मुझे जाने दो। फिर मेरा जोधा अकबर का सेट स्टार्ट हुआ। वहाँ से मेरा एक नाजिमा बेगम का कैरेक्टर था जो अकबर की 4th नंबर बेगम थी, बहुत ही चुलबुली थी, जो मैं रियल लाइफ में भी थी। चारों बेगम के डायलॉग्स थे। मैंने तो डर के मारे सारे लाइन्स कर लिए, सभी की लाइन्स कर ली, मतलब इतना मैं डर गई थी। उनका थोड़ा अलग सा था, क्लेविश वगैरह दिखाना, ये करना। तो उसकी कटिंग्स जो है ना फेसबुक पे अपलोड हो गई। लुक्स, लक एंड टैलेंट, ये तीनों चीज़ें एक अच्छे एक्टर के अंदर होनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा मन है कि मैं लीला बंसाली सर के साथ में काम करूं, बहुत बहुत ज़्यादा, और मैं डेफिनेटली करूंगी। उनका फाइनेंशियली स्टेटस कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक का आप बोलते हैं ना कि सस्टेन करने का होना ही actually चाहिए। इन्फ्लुएंसर आर नॉट ए एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि जो रील बनाते हैं वो एक्टर नहीं है। यार आपके सोशल मीडिया पे ये नहीं है, आप वैसे एक्टिव रहो ना, सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स बढ़ाओ ना, बट सब कुछ तो फेक ही है। वल्गैरिटी दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे, वो मुझे सही नहीं लगती है। वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, वो नए नए, आप जब आप बोलते हैं ना कि मुंबई में आते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है। तो आप एक बार ऐसे ग्रुप पार्टीज़ में कभी चले जाते हो, तब आप वहाँ देखते हो, तब ऐसा लगता है कि आप इस बंदे या इस बंदी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। मैं तो बोलती है जो छोटे छोटे ओटीटी जो हाँ, बोल्ड और ये न्यूडिटी को प्रमोट करे, सबसे पहले तो उनको सबसे बैन पहले कर, बैन कर क्योंकि दीजिए। चड्डी किस कलर की पहनी है, ये इन्फ्लुएंसर जो इस तरीके के लोग आते हैं, हाँ। ये मैं तो बोलती हूँ कि यार नो मोर वल्गैरिटी ऑन सोशल मीडिया। Hello everyone, I am Dr. Sujata Kapoor, host and anchor of your show, Curvy Shine. It is said that good things come in small packages. और इसी बात को सच प्रूव करने के लिए आज हमारे बीच हैं जोधा अकबर की नसीमा बेगम. She has done multiple TV shows on Star Plus and ZTV. She has done web series like रोमांस करो पर ऐसा मत करो and photo shoot, and she has also been part of Non-Stop Dhamal, the recent film which has theater release. So ladies and gentlemen, please welcome none other than Nisha Parekh. So Nisha, how did you begin your career? कैसे start किया acting career? Do you belong to a filmy background? कैसे मुंबई आए? What was your journey? एक्चुअली आई एम नॉट, मतलब मेरी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। और मतलब ऐसा था कि बस मैं कुछ टाइम के लिए विज़िट करने मुंबई आई थी, और इस मुंबई की जगह जो ने मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे कुछ करना है इन दिस इंडस्ट्री या कुछ भी ऐसा। फिर मैंने काफ़ी अपनी फैमिली को मनाया कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, वहाँ जाकर मुझे अपनी एक्टिंग करियर को स्टार्ट करना है। So आप बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे, कैसे सोचा कि मुझे एक्टर बनना है? बचपन से मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे एक्टर बनना है, बट हाँ बहुत बार ऐसा था कि आई एम डूइंग वेरी गुड डांसर, बहुत अच्छा एक्ट में करती रहती थी, कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती थी। तो स्कूलिंग टाइम से मतलब सारे फ्रेंड्स सब बोलते थे यार तू कुछ अलग करना, कुछ अलग करना। तो वो एक बोलते ना कि हमेशा सराउंडिंग में वो सब चलता रहता था। तो वो सब चीज़ें हुई एंड उसके बाद मुंबई में मैं आई और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत बोला कि मुझे मुंबई जाना है और मुझे सच में कुछ करना है। तो फिर जब मैंने देखा कि मेरी कुछ कज़न्स हैं और फ्रेंड्स हैं जो टीवी इंडस्ट्री में काम करने आ गए थे ऑलरेडी पहले से, तब मैंने उनको देखा तो मुझे ना उनको देखकर ऐसे लग गया कि यार ये लोग वहाँ जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। तो बट उन सबको देखकर मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ कुछ फ्रेंड्स आए थे लेकिन वो कांटेक्ट में ही नहीं थे मेरे, बट मैंने उनको देखा कि यार ये लोग मुंबई पहुँच गए हैं, ये वो ऐसे करके। तब मैंने स्टार्ट किया कि यार मुझे भी बॉम्बे जाना है। तो फिर फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, समझाया, तो बहुत लेट हो गया था, मतलब
पेरेंट्स अलाउ ही नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जाकर सब चीज़ें स्टार्ट हुई और मैं मुंबई आई और बहुत शॉर्ट नोटिस पर मैं आई थी। 3 मंथ का एक टाइम पीरियड लिया था मैंने कि बस मुझे 3 मंथ में अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं बैक हो जाऊँगी। सो आपकी जर्नी कैसी रही जब आप यहाँ आए? क्या स्ट्रगल किया, क्या ऑडिशंस दिए, कौन से प्रोडक्शन हाउस में गए, क्या रिजेक्शन फेस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊंगी कि आई नेवर एवर डन एनी एक्टिंग क्लासेस। मैंने कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं की थी। ऑडिशन होता क्या है मुझे तो वो भी नहीं पता था। मैं बस आई मुंबई और मुझे किसी ने बताया कि ऐसे 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 देना होगा, आपको ये करना होगा, तो मैंने स्टार्टेड किया कि अच्छा ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया था तो मुझे तो प्रोफाइल भी नहीं देनी आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे वहीं पे जो भी कास्टिंग थे वहाँ पे उन्होंने मुझे समझाया कि आपको ऐसे देना। मैंने तो बस रट्टू तोते की तरह ना डायलॉग्स बोल दिए, टक 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 करके। तो उन्होंने मुझे फिर समझाया कि आपको ऐसे बोलना है। तो मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, रिजेक्शन तो होना ही था। कई बार ऑडिशन रूम से मैं भाग जाती थी, यार मैं बहुत, मेरी हाइट बहुत शॉर्ट है, बहुत टॉल टॉल गर्ल्स आती हैं, मुझे मेकअप भी नहीं आता। मतलब मैंने मेकअप भी नहीं किया था, बस मैं उठकर ऑडिशन देने चली गई थी। तो मेरी जर्नी तो बहुत ऐसी, बहुत ही सिंपल वे में थी कि हाँ बस एक्टिंग करनी है और चले जाओ। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं, बिकॉज इट वॉज सो मच ऑफ स्ट्रगल, एक तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, दूसरा आपको ऑडिशन के बारे में कुछ नहीं पता, आपको प्रोफाइल तक नहीं देना आता था, तो आपको ऐसा लगा नहीं कि नाउ आई शुड पैक माई बैग्स, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, अब मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसा हर बार लग रहा था, हर बोलते ना कि हर टाइम एक भी ऑडिशन मैं देती जा रही थी और हर टाइम मुझे ऐसा लगने लग गया। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि अब दिस इज़ माई लास्ट डे। जिस दिन मेरा लास्ट डे था वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। जब मैं एक आराम नगर में ऑडिशन देने गई तो वहाँ पर जो भी ऑडिशन ले रहे थे कास्टिंग वाले भैया जो भी थे, वो मुझे तो याद भी नहीं, वो ले ऐड का ऑडिशन रहे थे। मुझे तो पता नहीं था कि वो फिल्म का ले रहे थे, ऐड का ले रहे थे, ये भी नहीं पता। बस मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ मुझे ना कुछ काम बता देना कि कैसे मैं, मतलब मुझे काम करना है, क्योंकि मेरी टाइम लिमिट्स ख़त्म होती जा रही थी। क्योंकि वो 3 मंथ का जो ड्यूरेशन था वो ख़त्म होने ही वाला था। कि उस दिन मैं लास्ट होप से मैंने उनको बोला कि मुझे काम बताना, और मैं बोलकर घर चली गई थी अपने। तो बस फिर मुझे जो रात को 3:30 बजे, वो एक मेरे लिए मैजिक था। 3:30 मुझे कॉल आया बालाजी टेलीफिल्म से। तो ये मतलब मेरे लिए इतना ऐसा था कि मैं किसी कास्टिंग काउच से रिगार्डिंग कुछ बात नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया ना तो मैं बहुत डर गई थी। मॉम हमेशा कहते थे कि तुम अकेले जा रहे हो, देखो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा ये बन जाएगा, तुम्हारा एमएमएस बन जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में थी। लेकिन जब 3:30 बजे मुझे कॉल आया बालाजी टेलीफिल्म से तो मुझे लगा यार ये बंदे को मैंने ऐसे बोला था कि मुझे कुछ भी काम दे देना, कुछ। डेस्पिरेशन शो कर दी थी काम की। हाँ, हाँ। मैंने वो शो कर दिया था कि यार, मैंने बोला शायद कुछ गड़बड़ है। तब उसने मुझे 3:30 बजे फ़ोन करवाया, बालाजी टेलीफिल्म के क्रिएटिव हेड से फ़ोन आया था। बट सब कुछ मेरे लिए ऐसे फेक नज़र आ रहा था कि सब कुछ फेक है, ये कुछ भी रियल नहीं है। तो मैं अपने कज़न भैया भाभी के यहाँ स्टे कर रही थी इन दहीसर। तो मैंने ब्रदर को बोला कि प्लीज़ मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप मेल कर दो ना अपने लैपटॉप से। तो उन्होंने किया, मैंने वो भी कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ना अंदर ही अंदर एक डर लग रहा था कि यार ये सब फेक लग रहा है, ये वो ऐसे ऐसे। तो जब मेरे फ़ोटोग्राफ्स गए तो वहाँ पे मेरे फ़ोटोग्राफ्स 3:30 बजे ही सेलेक्ट हो चुके थे, क्योंकि ये किसी एक्टर की रिप्लेसमेंट थी, तो बहुत क्विकली सब कुछ करना था। तो जब वहाँ से फ़ोन आया कि आपका शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, आपको सुबह 4 बजे मतलब 4:30 4 o'clock का टाइम था, आपको ओबराय मिलना है, 3-4 कपड़े आप रख लेना बैग में। फिर मेरी धड़कनें बढ़ रही थी, यार ये कपड़े भी मंगा रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत अलग सी जर्नी चल रही थी अंदर ही अंदर। बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं करती जा रही थी, चल यार ले जाते हैं, कपड़े भी ले जाते हैं, ये होता है। ओबराय मॉल पे पिकअप है। फिर जब मैं ओबराय मॉल पहुँची तो वहाँ पर भी देखा तो फीमेल की एक कार थी, वो जा चुकी थी। तो वहाँ पे जो मुझे मिले सारे मेल एक्टर्स, वो ट्रांसजेंडर प्ले कर रहे थे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही थोड़ा हॉरिबल टाइप लग रहा था। क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठी मैंने बोला मुझे तो वहाँ जाना है एनडी स्टूडियो। तो बोलते हाँ हाँ बैठो बैठो। तब उन्होंने, मैं एक फ़ीमेल थी, बाकी 5 मेल एक्टर्स थे। तब मैं बहुत बुरा डर गई थी कि अब मेरा कुछ अलग ही होने वाला है। मम्मी ने सही कहा था कि मेरा एमएमएस बन जाएगा, मेरे साथ में ऐसा होगा, मैं क्यों आ गई। मैं बस अपने प्रेयर करे जा रही थी, गॉड प्लीज़ 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 इस बार मुझे जाने दो, इस बार मुझे बचा दो, कुछ भी ऐसा मत करना, मैं निकल जाऊँगी, मैं कभी बॉम्बे नहीं आऊँगी, मैं कभी नहीं आऊँगी, प्लीज़ प्लीज़। तो मैं 3:30 पौने 4 बजे ना, मेरे फ़ोन पर कोई भी नहीं है, मैं हाँ मम्मी सब ठीक है, हाँ मम्मी ये ऐसा, हाँ मम्मी वैसा, ये सब चल रहा है।
नाटक। मेरी फैमिली तो उठती ही नहीं थी, वो सब सो रहे थे, 3:30 पौने 4 बजे कौन उठेगा। तो वो लोग फ़ोन पे मैं बोले जा रही हूँ हाँ मम्मी ठीक है। और मैं ड्राइवर भैया से पूछूँ भैया कब तक आएगा कब तक आएगा। ये एंडी स्टूडियो करजत था, तो वो यहाँ से 2.5 आवर्स का जर्नी था। तो मैं पूछे जा रही हूँ, तो मेरा डर भी लग रहा है, मैं उनको देखते जा रही हूँ सबको, यार ये बड़े अजीब लग रहा है, ये सारे आदमी लोग मेरा तो रेप करेंगे, मेरा एमएमएस बनेगा, मेरा ये होगा। मतलब मैं पूरी तरीके से डरी हुई थी। तो फिर ये सब चीज़ें हुई, उसके बाद में एंडी स्टूडियो हम लोग पहुँचे। वहाँ पर जाकर जब मैंने थोड़ा बहुत देखा तो भी मैं मतलब सब कुछ बहुत अच्छा, जोधा अकबर का बहुत यूज सेट था, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये यहीं पे कहीं पे कुछ तो बनाएंगे। आज तो बस गई मैं कार से, मैं नीचे उतर के, मुझे कोई फिर भी मुझे कोई फीमेल नहीं दिख रही है, ना क्रिएटिव दिख रहे हैं, ना कोई और दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। फाइनली एक क्रिएटिव आती है, क्रिएटिव टीम से या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से, वो आती है, मेरा कॉस्ट्यूम लगाती है, बोले नाज़िमा बेगम आपका ये कॉस्ट्यूम है। तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था कि क्योंकि कॉस्ट्यूम बहुत अनारकली टाइप का लुक था, तो मैं थोड़ा रिलैक्स होने लग गई थी कि हाँ शायद कुछ होगा, अच्छा ही होगा यार, पॉजिटिव हो जा निशा, पॉजिटिव हो जा। फिर मैंने जब कॉस्ट्यूम वगैरह पहनी, मुझे स्क्रिप्ट दे दी, तो मैं जाके थोड़ा रिलैक्स होने लग गई थी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर बहुत वो सब चल रहा था। फिर मुझे स्क्रिप्ट दी गई, तो उसमें मुझे चारों बेगम के डायलॉग्स थे, नाज़िमा, पिनाज, जोधा नहीं, रुकैया बेगम एंड वन अदर बेगम और थी, तो उन सब के थे। मैंने तो डर के मारे सारे लाइंस कर लिए, सभी की लाइंस कर ली, मतलब इतना मैं डर गई थी। एंड उसके बाद में हम लोग सेट पे पहुँचे, तो वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला आप डायलॉग्स बोलिए। तो मैंने सारी एक्ट्रेस के डायलॉग बोल दिए, सारी बेगम के। मतलब सिर्फ अपना डायलॉग बोलना है, क्योंकि मैं इतना ब्लैकआउट थी ना कि मुझे समझ ही नहीं आया। बोले नाज़िमा का डायलॉग बोलना है आपको। मैंने बोला ओके ओके ठीक है। तो देन मैंने नाज़िमा बेगम का डायलॉग बोला, तो जो डायरेक्टर सर थे वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो गए थे, क्योंकि वो नाज़िमा बेगम कैरेक्टर की एक रिप्लेसमेंट हुई थी, तो वो शायद अच्छे से डायलॉग्स डिलीवर नहीं कर पा रहे थे या कुछ तो ऐसा हुआ। तो मतलब ही गॉट इम्प्रेस्ड विद योर डायलॉग डिलीवरी। यस और फिर सब अच्छा हो गया। सब कुछ बिल्कुल अच्छा, मतलब लाइक मैं तो मतलब आई एम नॉट इन, मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैं धरती पे ही नहीं हूँ। सब कुछ बहुत ऐसा हो गया था कि लाइक समझ ही नहीं आ रहा था कि यार एकदम से वो 3:30 बजे कॉल आना। हाँ ये मेरा मैनिफेस्ट जरूर रहता था जब मैं जयपुर में थी कि मुझे तो ना सडनली कॉल आएगा काम के लिए, सडनली फ़ोन आएगा मुझे तो। लेकिन उसके पहले मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस वगैरह दिए थे, वो जर्नी बहुत अलग थी, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे। फिर मेरा जोधा अकबर का सेट स्टार्ट हुआ, वहाँ से मेरा एक नाज़िमा बेगम का कैरेक्टर था जो अकबर की 4th नंबर बेगम थी, बहुत ही चुलबुली थी, जो मैं रियल लाइफ में भी थी। बस वो उस ड्यूरेशन में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैं बहुत चुलबुली सा बेगम का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बहुत अच्छा था। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, तो तब सब कुछ नॉर्मल होने लगा तो आपने कुछ ऐसा कास्टिंग काउच ऐसा फेस किया है? नहीं, मैंने कास्टिंग काउच वाले सीन नहीं फेस किया, लेकिन ये जो था ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा हॉरेबल टाइम था कि मतलब इसमें ही कुछ होने वाला था या कुछ ऐसा था। कास्टिंग काउच के रिगार्डिंग मेरे साथ में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। बस एक बार ऐसे फेक ऑडिशन वाले लोग टकराए थे, तो बट वो मुझे समझ में आ गया था कि यार यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आज जब मैंने वो बंदे को ऐसा बोला था कि अब प्लीज़ मुझे ना कुछ भी काम देना, तब मेरे दिमाग में ऐसा आने लग गया था कि ये शायद मुझे कुछ यूज़ वूज़ करेंगे या कुछ ऐसा होगा। तब मुझे समझ में, वो एक ऐसा इंसिडेंट था बस। तो बाकी ऐसा अभी जैसे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं और बहुत सारी लड़कियां वहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं, एक्टर्स वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, बिकॉज मनी इज़ द किंग। सबको पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, यहाँ पर रेंट देना है, मुंबई में रहना इज़ सो एक्सपेंसिव। तो आपको कभी बोल्ड, ग्लैमरस और डिफरेंट OTTs आजकल इतने जो खुल गए हैं वहाँ से ऑफर्स नहीं आए और आपने सोचा नहीं कि मुझे वहाँ कर लेना चाहिए? मे बी आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जो वो काम करना शुरू कर दिया होगा। आप बहुत सारी लड़कियां अपनी एप्स भी बना रही हैं, तो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? एग्जैक्टली मैं सच बताऊँ तो वो जो ऐप है ना, उन पे एक्टिंग नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एक्टिंग इट्स अ डिफरेंट पार्ट। और जो कुछ OTT प्लेटफॉर्म बने हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत वल्गैरिटी न्यूडिटी दिखा रहे प्रमोट हैं कर रहे बहुत हैं। ज़्यादा, हाँ। तो वो वहाँ पर एक्टिंग मुझे नज़र नहीं आती। क्योंकि एक एक्टर ने बहुत सारी जर्नी की हुई होती है, उसको अपना बहुत कुछ दिखाना होता है, तो वो सब अपने ऐप के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं, दैट्स ओके। ऐसे कोविड ड्यूरेशन में मुझे भी बहुत सारे जो ऐप स्टार्ट हुए थे उनके लिए कॉल्स आई थी, मैं गई भी थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, क्योंकि कोविड का टाइम ऐसा आ चुका था कि चीज़ें फाइनेंशियली थोड़ी हिल तो गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लगने लग गया था कि यार अब क्या होगा।
तो उस ड्यूरेशन में मुझे काफ़ी सारे ऐप के रिगार्डिंग कॉल्स आए और उन्होंने मुझे बताया, फ़ोन पे उनकी बातें बहुत अलग थी। जब हम वहाँ लाइव उनसे मिलने गए, सब कुछ किया, तो वहाँ पे उनका कंसेंट पूरा चेंज हो गया था, कॉन्सेप्ट ही चेंज था कि आपको ये भी करना होगा, आपको ये भी करना होगा, आपको ये भी करना होगा। तो बट मैं वो सब के लिए अलाउड ही नहीं थी। दे आर गुड, दे आर गिव गुड मनी ऑल्सो, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा अमाउंट भी मुझे बताया था, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ये नहीं कर पाऊँगी। नहीं, अब आपको एक्टर बनना था इसलिए आप नहीं कर पाओगे, या आपकी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थी इसलिए आप नहीं कर पाओगे? दोनों चीज़ें थी एक्चुअली, क्योंकि मुझे एज एन एक्टर करना था, तो बट मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ करना था इस टाइप का। उन छोटे ऐप पे मुझे वो सब चीज़ें नहीं शो ऑफ करनी थी फर्स्ट, और मेरी फैमिली ने तो बिल्कुल मुझे अलाउड ही नहीं कर रखा था। तो उन्होंने बोला था अगर करना है तो नीट एंड क्लीन वर्क करो, हाँ दैट्स ओके। तो वो एक चीज़ हुई। और फिर अभी मैंने कोविड के टाइम पे ना, मतलब मैं जी स्टार प्लस कलर्स इन प्लेटफॉर्म पे काम कर चुकी थी बिफोर कोविड। और जब कोविड स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सब कुछ मुझे बहुत सपोर्ट था, लेकिन वो बोलते हैं ना एक एक्टिंग का कीड़ा। कीड़ा। तो वो एक चुल थी अंदर कि यार बहुत टाइम हो गया, कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से खलबली हो रही थी। तो फिर उस ड्यूरेशन में मैंने छोटे प्लेटफॉर्म पर काम किया, जैसे लाइक क्राइम सीरीज़ आती हैं उन पे, क्राइम पेट्रोल, दंगल पे सोनी पे आता है, और क्राइम अलर्ट ऐसे करके कुछ आता है। तो उनमें कुछ चीज़ें मैंने की। तो वो मैंने तो एज ए एक्टर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क किया, लेकिन मेरे साथ में जो को स्टार थे उनका थोड़ा अलग सा था, क्लेविश वगैरह दिखाना, ये करना। तो उसकी कटिंग्स जो है ना फेसबुक पे अपलोड हो गई। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अजीब सा हुआ। जब मेरी फैमिली ने वो सब देखा तो उनकी टैग लाइन देखी, तो वो बोले कि यार प्लीज़ आप ऐसा काम तो मत करो। तो मेरी फैमिली मना कर रही थी। इवन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो गई थी कि आपको ऐसा नहीं करना। मैंने बोला भाई मैंने नहीं किया उसमें, वो जो कैरेक्टर प्ले किए सब अदर गर्ल्स या जिसने भी किया है, तो उनका वो सब कुछ है। तो वो मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा है तो वो ख़त्म नहीं हो रहा था, इसलिए करना भी पड़ा। तो वो एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे करने के बाद में मैंने इसे किया। लेकिन बट एज एन एक्टर अब मैं बोलूँगी कि मैं एक्टिंग करने यहाँ आई हूँ। मैं एक्टिंग जीती हूँ, पीती हूँ, खाती हूँ। तो मुझे अब एक्टिंग ही करनी है, अच्छी एक्टिंग करनी है बस। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड एक्टर? गुड एक्टर के लिए LLT, LLT? इट मीन्स लुक्स, लक एंड टैलेंट। ये तीनों चीज़ें एक अच्छे एक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो आपके लिए काम करने का तरीका और काम मिलने का लिए थोड़ी ईजीएस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको बहुत एक्साइट करता है, जो आपको प्ले करना हो, आपको लगता है कि ये मेरा ड्रीम रोल है, और आप कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हैं? ड्रीम रोल तो मेरा एक्चुअली साइको कैरेक्टर है। मुझे मतलब ऐसे उर्मिला मातोंडकर मैम ने किया हुआ है, या काजोल मैम ने गुप्त में किया हुआ है। तो मतलब इस टाइप के कैरेक्टर्स मुझे करने हैं जो मेरी ड्रीम सीक्वेंस है, क्योंकि मैंने हमेशा ना पॉजिटिव, इनोसेंट, थोड़ा बहुत नेगेटिव वैसे कैरेक्टर किए। लेकिन जो होता है ना साइको, कि हाँ यार बस वो ड्रग्स के नशे में हो, या किसी भी तरीके का, कुछ भी इस तरीके का जिसमें आपकी पर्सनालिटी दिख जाएगी, हाँ ये मैं डिफरेंट पर्सनालिटी वाली भी कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, मैं स्वीट निशा नहीं बन सकती हमेशा। मुझे बहुत ज़्यादा मन है कि मैं लीला बंसाली सर के साथ में काम करूँ, बहुत बहुत ज़्यादा, और मैं डेफिनेटली करूँगी। मतलब मेरे को है कि मैं बहुत जल्दी उनके साथ में कुछ प्रोजेक्ट करूँ। और बिग बॉस एज यूजुअल, अपकमिंग बिग बॉस में मैं आ जाऊँ जल्दी सी। तो अभी आप, यू मस्ट हैव सीन कि सोशल मीडिया का ज़माना है और इतने लोग सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और जिनको लगता है कि लिप सिंक इज एक्टिंग। वो एक वीडियो शूट कर लेते हैं, लिप सिंक कर लेते हैं, उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि उसकी वजह से एक एक्टर की लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, या मतलब आर दे एक्टर्स, और वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें इतना एटीट्यूड है, और उनको अगर वो सोचते हैं कि हम तो बस एक्टर बन गए, हमारे तो मिलियन में व्यूज़ आ गए, इतनी फॉलोअरशिप हो गई है हमारी, तो हम एक्टर्स हैं। तो आपको लगता है कि आर दे रियल एक्टर्स, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना चल रहा है, तो आपका क्या टेक है? इन्फ्लुएंसर आर नॉट ए एक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि जो रील बनाते हैं वो एक्टर नहीं है। और मैं शायद ये ब्रॉडकास्ट कोई देखेगा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, कास्टिंग वाले जो भी देखेंगे, तो मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि आप रील वाले एक्टर को आप एक्टिंग में नहीं उतार सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी ऑडिशन दिए हैं, मतलब जब मेरी जर्नी स्टार्ट थी तो मुझे काफ़ी सारे रिजेक्शन मिले थे। तो मैं अपने फ़ोन्स को लेकर उस स्क्रिप्ट को घर पर ऑडिशन बनाती थी, और मैंने इतनी बार, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 500 ऑडिशन दिए एक प्रोडक्शन हाउस में। मैं इतनी बार रिजेक्ट भी हुई हूँ। वहाँ पे मैंने मॉक शूट किया, सब कुछ किया, पर उनके साथ काम नहीं कर पाई।
जैसे कुशा कपिला is a very big social media influencer and she got to work against with Shilpa Shetty because अभी क्वालिटी देखी जाए तो एक्टिंग स्किल्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट इट्स बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। तो कास्टिंग तो ऐसी हो रही है कि आपके कितने फॉलोवर्स फॉलोअर्स हैं हैं अभी। हाँ, अभी ऐसा ये हो चुका है कि कास्टिंग वाले बहुत बोलते हैं कि यार आपकी सोशल मीडिया पे ये नहीं है, आप वैसे एक्टिव रहो ना, सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स बढ़ाओ ना। बट सब कुछ तो फेक ही है, सब कुछ फेक मिल रहा है। आप उनके फॉलोवर्स देख लीजिए, आप उनकी ऑडियंस देख लीजिए, जो भी है सब कुछ फेक है। आपने ना कोविड टाइम में कच्चा बादाम नहीं किया, तो कच्चा बादाम में कर लेती तो शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत फेमस हो जाती। बट मैंने वो सब नहीं किया। और हमारे ऑडिशन जो है वो पार्ट बहुत डिफरेंट है और रील और इन्फ्लुएंसर्स बहुत डिफरेंट है। तो कई बार हमें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आज हमारे एक जेन्युइन फॉलोवर्स होते हैं, हमको लोग जानते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो वो लोग पॉइंट आउट करके बोलते हैं, अरे यार ये वही एक्टर है ना जो उस सीरियल में आती थी, अरे यार ये वही है ना उस सीरीज में आती थी। डायरेक्टर और कास्टिंग वालों को थोड़ा देखना चाहिए कि एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर बहुत डिफरेंट है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो करें, लेकिन एक्टर और उनको कंबाइन नहीं करें। जो भी है वो अपने लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टर नहीं है। कुछ अच्छे कंटेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट जो वल्गैरिटी दिखाई जा रही है सोशल न्यूडिटी, मीडिया हाँ। पे, वो मुझे सही नहीं लगती है कि मतलब उनको आप एक्टर समझते हो तो नहीं, नहीं करना चाहिए। एक्टर की एक अलग जर्नी है, उसकी एक्टिंग है यार, उसने 500 ऑडिशंस दिए हुए हैं, उसने खुद को बनाया है। और मैंने जैसा कि बताया था कि मैंने किसी भी एक्टिंग स्कूल या किसी भी तरीके की कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं ली। जो भी कुछ किया वो मैंने ना वो अपना ऑडिशन बनाया, यहाँ से रिजेक्ट हुई, वहाँ गई तो सेम ऑडिशन अपने घर पर जाकर बनाया, और इस तरीके से मैंने अपनी एक्टिंग स्किल को बनाया है। I think what I'm going to say is going to be very controversial, but actually it's the reality of the film and the TV industry कि मैंने देखा है most of the actors are into drugs, smoking, clubbing, उसके बिना तो जैसे उनकी ज़िंदगी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करें, या आपका सर्कल कितना है जिसमें ये सिगरेट स्मोकिंग एंड बूजिंग एंड ड्रग्स, क्या मतलब कभी ऐसे हुए कि आप ऐसे फ्रेंड सर्कल से टकराए, उनसे डिस्ट्रैक्ट हुए, कैसे अपने आप को कंट्रोल किया, या मतलब कभी इस चक्कर में पड़ गए जब नए आए? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैंने कुछ फ्रेंड्स को मैंने ही देखा, और मैंने कोशिश मतलब उनकी पार्टीज़ में मैं एक दो बार गई थी, तो वहाँ पे ये सब चल रहा था। मेरे लिए बहुत सब कुछ नया था, ये सब देखना मेरे लिए मतलब ऐसा था कि यार सच में ऐसा होता है, मतलब फिल्म तो इंडस्ट्री आपका में। अंदर से मन नहीं हुआ चलो मैं भी एक लाइन ले लेती मैं हूँ? सच बताऊं, आई नेवर, मतलब मेरे को ऐसा लगता था, मुझे डर ही लगता था वो सब ड्रग्स वगैरह देख के, मुझे मुझे बहुत डर लगता था। ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ कि उस तरीके की पार्टी या उस तरीके के सर्कल में ना बैठूं, क्योंकि मैं यहाँ पर, मुंबई मेरे लिए एक ऐसा शहर है, यहाँ पर मुझे सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपनी एक्टिंग में अपना करियर बनाना है, और उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, इस तरीके से मैं अपने आप को बूस्ट करती हूँ, अपने आप को एनर्जेटिक करती रहती हूँ, अपने आप को मैनिफेस्ट करती रहती हूँ कि मुझे ये काम मिल रहा है और ये हो गया, ये हो गया। तो मुझे आज तक की जो भी काम मिले हैं इसी तरीके से मिले हैं, और मैं इन सब चीज़ों से दूरी बनाकर रखना चाहती हूँ। और मैं सब यूथ को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर मुंबई में कभी भी आते हो तो प्लीज़ इन सब पार्टी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो। अगर यहाँ आ रहे हो तो अपने करियर पे फोकस करो, अच्छा सा सर्कल बनाओ, जहाँ भी आपको लगता है, जिस तरीके से भी आपको मोटिवेशन मिलती है वो चीज़ें करो। बट आपको पीयर प्रेशर तो होता है ना, फ्रेंड्स का प्रेशर देखकर, अगर आपके फ्रेंड सर्कल कर रहा है तो आपको लगता है कि चलो मैं भी कर। वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, वो नए नए, आप जब आप बोलते हैं ना कि मुंबई में आते हो तो आपको पता नहीं होता कि ये बंदा कौन है, ये बंदी कौन है, तो आप एक बार ऐसे ग्रुप पार्टीज़ में कभी चले जाते हो, तब आप वहाँ देखते हो, तब ऐसा लगता है कि आप इस बंदे या इस बंदी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है। तो मैंने वो चीज़ें नहीं की, और मैं उस तरीके की पार्टीज़ में कभी नहीं गई, और मैं कभी नहीं जाना चाहूँगी। So one final question, Nisha, what is the message for the youth? और अगर कोई भी females who have got married या फिर कोई small town girls हैं जो अपनी life में कुछ करना चाहती हैं, कितना easy है मुंबई आना, audition देना, काम करना, कितने easily काम मिल सकता है बिना मतलब अच्छा financial, जैसे आपका तो financial background अच्छा था तो you always had a family to support, और अगर किसी का financial background अच्छा नहीं है और वो लड़की आके मुंबई में इस्टेब्लिश करना चाहती है अपने आप को, तो क्या मैसेज है, मतलब कौन सोच के आए, क्या सोच के आए मुंबई? मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनका फाइनेंशियली स्टेटस कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक का, आप बोलते हैं ना कि सस्टेन करने का होना ही actually चाहिए, तभी सोचें। तभी सोचे। ये तो फर्स्ट टैगलाइन है। कोई कितना भी बोले कि आपके अंदर टैलेंट है, आप चले जाओ बॉम्बे, आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मुंबई आपको टाइम देना होता है मुंबई को, और प्लस आपके पास फाइनेंशियली स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए।
पेरेंट्स आपके अलाउ होने चाहिए कि हाँ भाई आप जा रहे हो, और अपने ड्रीम अगर आपने सच में देखे हैं सपने कि मुझे एक्टर बनना है, जैसे लाइक मी, मैं एक्टिंग जीती हूँ, पीती हूँ, खाती हूँ, सब मेरे लिए एक्टिंग ही है। तो वैसा आपके अंदर वो होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि आपको एक्टिंग करनी है, सच में आपको कुछ करना है, तो आपको मुंबई आना है। आप आइए, मुंबई सच में काम भी देती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत मांगती है, बहुत आपको उसके लिए बहुत पैशनेट होना पड़ेगा। मैं मतलब मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी मेरे लिए, लेकिन मेरा बोलते ना कि एक्टिंग मेरा पैशन है। मैं इस ऐसे होम टाउन से हूँ जयपुर में, अगर मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी तो मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे मुंबई आना पड़ा क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी थी। तो मैं वो जीती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, मतलब सब कुछ मेरे लिए वैसा है। एक्टिंग को आपको सपनों को वैसा बनाना पड़ेगा, तभी आप मुंबई आएंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और यहाँ आकर थोड़ा सा मतलब ये इस टाइप की पार्टीज़ और इन चीज़ों से कुछ टाइम दूर रहें, मतलब दूर ही रहें, कुछ टाइम क्या मतलब दूर रहना है, हमेशा दूर रहें, तभी आप काम कर पाएंगे। और ये जो आजकल चल रहा है ना, ये चड्डी किस कलर की पहनी है, ये इन्फ्लुएंसर जो इस तरीके के लोग आते हैं, हाँ। ये मैं तो बोलती हूँ कि यार नो मोर वल्गैरिटी ऑन सोशल मीडिया, मतलब बैन हो जाना चाहिए। हाँ, और मैं ये तो सब बैन हो जाना इनफैक्ट चाहिए। हाँ, मैं तो बोलती है जो छोटे छोटे ओटीटी जो हाँ। बोल्ड और ये न्यूडिटी को प्रमोट करे, सबसे पहले तो उनको सबसे पहले बैन कर दीजिए, क्योंकि उससे please क्या होगा ना, उन्हें। वो एक चंक ऑफ पीपल हु आर डूइंग, हु थिंक कि इन प्लेटफॉर्म्स पे Right. आना ही एक्टिंग है, सबसे पहले तो वो बंद होगा, तो आधी जनता जनता आ छट जाएगी काम करने और के वो लिए। चली जाएगी, Correct, फिर correct, एक रियल स्ट्रगल स्टार्ट होगी Right. मुंबई में। चलिए, एनीवेज निशा, इट वाज एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू एंड वी रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है कि आपकी पिंक सिटी में रहने वाली बहुत सारी लड़कियां आपके इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इंस्पायर होने वाली हैं, एंड होपफुली इन अ पॉजिटिव सेंस। सो मेक श्योर गर्ल्स, आपकी शहर की लड़की ये बोल रही है कि उसको आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, और प्लीज क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मुंबई इज नॉट द प्लेस। Thank you so much and wish you best of luck for your career and future endeavors. Thank you.